गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा उस टॉपिक का हम अध्ययन करेंगे पदार्थ की अवस्था। इससे पूर्व हमने जो टॉपिक अध्ययन किया था वो था हमारा पदार्थ की संरचना के बारे में। तो हमने जब पदार्थ की संरचना का अध्ययन किया हमने पाया कि प्रकृति में जितने भी पदार्थ होते हैं वो किससे मिलकर बने हैं, छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं। उन कणों की अपनी विशेषता होती है। हमने उन्हीं कणों की विशेषता के बारे में अध्ययन किया तो हमने पाया कि प्रकृति में जो भी कण पदार्थ जो है वो कणों से मिलकर बने हैं। तो उन कणों की अपनी तीन मुख्य विशेषता होती है। पदार्थ के कण निरंतर क्या करते हैं, गतिशील होते हैं। पदार्थ के कणों के मध्य में रिक्त स्थान पाया जाता है। पदार्थ के कण एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। तो पदार्थ के इन तीन गुणों की, पदार्थ में जो तीन विशेषता है, इन्हीं तीन विशेषताओं की कारण पदार्थ प्रकृति में अलग अलग रूप में पाया जाता है। आज हम पदार्थ की उन्हीं अवस्थाओं के बारे में इस टॉपिक के अंतर्गत अध्ययन करेंगे। तो पदार्थ की अवस्था, प्रकृति में पदार्थ मुख्यतः तीन अवस्थाओं में पाया जाता है, जिसमें पहली अवस्था होती है इसके अंदर ठोस अवस्था, दूसरी होती है इसके अंदर द्रव अवस्था, तीसरी होती है इसके अंदर गैसीय अवस्था। तो प्रकृति में पदार्थ तीन मूलभूत अवस्थाओं में पाया जाता है। आइए हम पहली अवस्था के बारे में अध्ययन करते हैं, प्रकृति में ठोस अवस्था के बारे में। हमने बहुत से पदार्थ ऐसे देखे थे जो जिस आकार या रूप में जैसे बने होते हैं उसी अवस्था या रूप में बने होते हैं। साधारणतः हम इस चौक का उदाहरण दे सकते हैं। चौक अपने आप में कैसे है, आपके ठोस है। इसी प्रकार हम ब्लैक बोर्ड, टेबल, कुर्सी, दरवाजे, खिड़की, ये जो भी पदार्थ जो होते हैं इन सभी को हम कौन से पदार्थ कहते हैं, इसके अंतर्गत ठोस पदार्थ कहते हैं। अब हम इस टॉपिक के अंतर्गत अध्ययन करेंगे कि इन प्रकार के जो पदार्थ होते हैं, ठोस अवस्था में जो पदार्थ होते हैं, इन पदार्थों की मूल संरचना ऐसी क्यों बनी होती है। ये जिस अवस्था में रहते हैं ये उसी अवस्था में क्यों बने रहते हैं, इनमें ऐसी क्या विशेषता है जिसकी वजह से ये पदार्थ उसी अवस्था के रूप में पाए जाते हैं। आइए हम इसी का अध्ययन करते हैं। इसके अंदर सबसे पहले हम जिन प्रत्येक पदार्थ की जो पदार्थ है उसके कौन कौन से गुणों का अध्ययन करेंगे। हम यहाँ पे पहला गुण होगा अणु की स्थिति, दूसरा गुण होगा अणु का स्थान, तीसरा गुण होगा अणु की गतिज ऊर्जा, चौथा गुण होगा इसके अंदर आकार, पांचवा होगा आयतन, उसके बाद होगा तरलता, फिर हम अध्ययन करेंगे ऊष्मा द्वारा प्रसरण, गलना, बचना और अंतर आणविक बल। इन गुणों के आधार पर हम प्रत्येक पदार्थ के गुण जो अवस्था है उस अवस्था के अंतर्गत उनके गुणों का अध्ययन करेंगे। पहला टॉपिक आता है इसके अंदर अणुओं की स्थिति। प्रत्येक पदार्थ जिस अवस्था में होता है अणुओं की अलग अलग स्थिति पाई जाती है, क्योंकि हमने पढ़ा है पदार्थ कणों से मिलकर बना है, ठीक है। इसलिए प्रत्येक पदार्थ की स्थिति भी अलग अलग हो सकती है। सबसे पहले हम ठोस के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। ठोस पदार्थ में अणु की स्थिति जो होती है, अणु बहुत पास होते हैं। जितने भी ठोस पदार्थ हैं इन सभी ठोस पदार्थ जो अणुओं से मिलकर बने हैं इनके अणु जो होते हैं वो क्या होते हैं, बहुत अधिक पास होते हैं। यानी ये जो कि इसके अंदर छोटे छोटे अणु होंगे, ये सभी अणु क्या होंगे, बहुत ज्यादा पास होंगे। इसी कारण इनकी जो अवस्था होती है वो ठोस अवस्था के रूप में पाए जाते हैं। तो अणु की स्थिति के अनुसार पता चलता है कि ठोस पदार्थ में अणु क्या होते हैं, बहुत ही पास होते हैं। दूसरा होता है अणुओं का स्थान। तो अणुओं का स्थान कैसा होता है, इसके अंदर स्थिर होता है। स्थिर होने का मतलब ये कि इसके अंदर जो छोटे छोटे अणु पाए जाते हैं ठोस पदार्थों में वो एक ही जगह स्थिर बने रहते हैं। ऐसा नहीं है कि अणु आगे पीछे गति कर रहे हैं, मतलब एक ही जगह स्थिर बने रहते हैं। पहली विशेषता अणु बहुत पास होते हैं, दूसरी विशेषता अणु कैसे होते हैं, स्थिर होते हैं। फिर आता है आपके अणुओं की गतिज ऊर्जा, मतलब अणुओं के गति करने की जो ऊर्जा है वो कैसी पाई जाती है, तो न्यूनतम का मतलब ये जितने भी ठोस पदार्थ होते हैं उन ठोस पदार्थों में अणु जो गति करते हैं, गति तो करते हैं, ऐसा नहीं गति नहीं करते, लेकिन बहुत ही न्यूनतम। मतलब ये अर्थ ये होता है कि जब ठोस पदार्थ है उसको हम बहुत ज्यादा ऊष्मा देते हैं तब जाके उसके अणु जो होते हैं वो गति करते हैं। बाकी सामान्य अवस्था में बहुत ही
न्यूनतम। न्यूनतम का मतलब साधारण अवस्था में हम अणुओं की गति को नहीं देख पाते हैं, परंतु फिर भी इसके अंदर गति अवश्य होती है। फिर आता है चौथा आकार। तो ठोस का आकार निश्चित होता है। निश्चित का मतलब क्या होता है, ऐसा नहीं है कि ठोस है, किसी ठोस पदार्थ को हम क्या करते हैं इसके अंदर किसी अन्य पदार्थ के अंदर डाल देते हैं। जैसे मान लो चौक है, इसको मैं गिरा देता हूँ तो इसका गिराने पर इसके आकार में कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसी प्रकार टेबल, कुर्सी, दरवाजे जिस आकार में जैसे बने हुए हैं ठोस पदार्थों में वो सारे पदार्थ उसी रूप में बने होते हैं। इसलिए यहाँ पे बताया गया है कि आकार कैसा होता है, इनका निश्चित होता है। ठोस पदार्थ का जो एक बार आकार में ढल जाते हैं ये उसी अवस्था में क्या रहते हैं, बने रहते हैं। साधारण बल से, मतलब थोड़े से बल से हम इनके आकार को परिवर्तित नहीं कर सकते, परंतु अधिक बल देने पर हम ठोसों के आकार को भी परिवर्तित कर सकते हैं। परंतु एक निश्चित स्थिति को हम देखते हैं तो इनका आकार कैसा होता है, निश्चित होता है। फिर आता है इनका आयतन। तो ठोस पदार्थ का आयतन अगर आकार निश्चित है तो इसके आयतन भी क्या होगा, आपका निश्चित होगा। इसीलिए ठोस पदार्थों का आयतन भी क्या होता है, इसके अंदर निश्चित होता है। फिर आता है तरलता। तरलता का अर्थ होता है बनने का गुण। क्या ठोस पदार्थ सामान्य जल के समान बहते हैं तो इसके अंदर कह सकते हैं बहते नहीं, अर्थात ठोस पदार्थों में तरलता का गुण नहीं पाया जाता है। ठोस पदार्थ को हम सामान्य जल के समान बहते हुए नहीं देख सकते हैं। फिर आता है अपना ऊष्मा द्वारा प्रसरण। ऊष्मा द्वारा प्रसरण का अर्थ ये होता है कि क्या हम थोड़ी सी ऊष्मा, मतलब ठोस पदार्थों को अगर हम थोड़ा सा गर्म करते हैं तो क्या वो फैलते हैं, प्रसरण करते हैं क्या उसके अंदर। तो यहाँ पे बताया ऊष्मा का बहुत ही कम, मतलब अधिकांश ठोस पदार्थ ऐसे होते हैं जिनको थोड़ी सी ऊष्मा देने पर वो फैलते नहीं है। यहाँ पे बहुत ही कम इसलिए बताया गया। कुछ पदार्थ ऐसे हैं जैसे लोहा है, अगर हम लोहे को थोड़ी सी ऊष्मा देंगे तो वो जरूर फैलेगा। साधारण अवस्था में वो क्या होता है, आपका ठोस होता है, परंतु ऊष्मा देने पर वो फैलता जरूर है। लेकिन अधिकांश ठोस पदार्थों में ऊष्मा के द्वारा प्रसरण बहुत ही कम होता है, इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है ऊष्मा का प्रसरण बहुत ही कम। फिर आता है गलना एवं क्वथना। गलना का यानी गलना एवं क्वथना, तो ठोसों में गलना व क्वथना कमरे के ताप से क्या होता है, अधिक होता है। गलना क्वथना का अर्थ यही है, क्या हम ठोसों को द्रव पदार्थ जल के समान क्या हम उसको पिघाल सकते हैं, मतलब उसके अंदर उसको गला सकते हैं, उसके बारे में बता रखा है। तो ठोसों में जो गलना क्वथना होता है, मतलब ये क्योंकि अलग अलग पदार्थ जो जितने भी हम ठोस पदार्थ देखते हैं उन सबका आकार अलग अलग होता है, तो वो एक निश्चित आकार को बनाने के लिए उनको पहले किसी न किसी रूप में गलाया जरूर होगा, अर्थात उनको पिघालकर उस रूप का आकार या आकृति उसके अंदर बने होगी। तो इसका मतलब ठोस पदार्थ में गलनांक तो होता है, लेकिन कितना होता है, तो ठोस पदार्थों का गलनांक जो होता है कमरे के ताप से अधिक होता है, अर्थात ठोस पदार्थ को पिघालने के लिए हमें अधिक ऊष्मा की आवश्यकता होती है। अत्यधिक ताप के ऊपर क्या होते हैं, ठोस पदार्थ ठोस से कौन सी अवस्था में आ जाते हैं, आपके द्रव अवस्था में आ जाते हैं, परंतु इनको द्रव अवस्था में लाने के लिए हमें बहुत अधिक ऊष्मा की आवश्यकता होती है। फिर आता है अंतर आणविक बल, अर्थात जितने भी इसके अंदर अणु होते हैं, ठोस पदार्थों में जितने भी अणु होते हैं, तो उन अणुओं के मध्य में आकर्षण बल कितना होता है। अंतर आणविक बल, आकर्षण बल कितना होता है, सर्वाधिक होता है। किसी भी पदार्थ, कोई भी ठोस पदार्थ जो होता है वो उस अवस्था में इसलिए बना रहता है कि उसके अंदर जो आणविक बल होता है वो क्या होता है, सर्वाधिक होता है। जैसे जो कि ये छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी हुई है, तो इन कणों के मध्य में जो आकर्षण बल है बहुत अधिक है, और गति बहुत अधिक होने की वजह से क्या है, ये इसी आकार में बनी हुई है। अगर इनके अंदर आणविक बल सर्वाधिक नहीं होता तो थोड़ी सी मैं इसको क्या करता हूँ, थोड़ा सा बल लगाने पर मैं इस पदार्थ की दूसरी अवस्था द्रव अवस्था के बारे में अध्ययन करते हैं। द्रव अवस्था में भी हम उन्हीं गुणों के आधार पर अध्ययन करेंगे जो हमने ठोस पदार्थ के गुणों के बारे में अध्ययन किया। पहली स्थिति वही हमारे अणुओं की स्थिति, अणुओं का स्थान, अणुओं की गतिज ऊर्जा, आकार, आयतन, तरलता,
ऊष्मा द्वारा प्रसरण, गलनांक एवं क्वथनांक और अंतर आणविक बल। हम इन्हीं 9 गुणों के आधार पर द्रव पदार्थ का अध्ययन करते हैं। इनमें कौन कौन से गुण पाए जाते हैं? सबसे पहली स्थिति आती है हमारे अणुओं की स्थिति। तो द्रव पदार्थ के अणु बहुत पास नहीं होते हैं। हमने इससे पहले जो ठोस पदार्थ के बारे में पढ़ा था, उसके अणु क्या होते हैं? बहुत अधिक पास होते हैं। लेकिन ठोस पदार्थ की तुलना में द्रव पदार्थ के अणु क्या होते हैं? उतने पास नहीं होते हैं जितने कि ठोस पदार्थ में होते हैं। इसी कारण हम इसका उदाहरण जल से ले सकते हैं कि जल को हम जैसे ही किसी फर्श के ऊपर डालते हैं तो फर्श के ऊपर क्या हो जाता है? फैल जाता है। उसके फैलने का मुख्य कारण यही है कि अणु उसके इतने पास नहीं होते हैं। थोड़ा सा बल पाते ही इसके अणु क्या हो जाते हैं? थोड़ा सा फैल जाते हैं। इसीलिए द्रव पदार्थ को हम जिस पात्र या आकार में डालते हैं तो द्रव पदार्थ उसी पात्र या आकार का क्या कर लेता है? आकार ग्रहण कर लेता है। इसी कारण से होता है क्योंकि इनके अणु उतने पास नहीं होते हैं जितने कि ठोस पदार्थ में होते हैं। फिर दूसरा आता है अणु का स्थान। तो अणु का स्थान स्थिर नहीं होता है। द्रव पदार्थ के जो कण होते हैं, द्रव पदार्थ के जो कण होते हैं, उनके अणु का स्थान स्थिर, मतलब इसके जो अणु होते हैं वो अणु क्या करते हैं? गति करते रहते हैं, एक जगह स्थिर नहीं रहते हैं। थोड़ा सा बल पाया, थोड़ी सी ऊष्मा पाई, इसके अणु क्या करेंगे? गति करना शुरू करेंगे। इसलिए इसके अणु एक ही स्थान के ऊपर स्थिर नहीं बने रहते हैं। फिर आता है इसका तीसरा गुण, अणुओं की गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा का मतलब वही गति करने की स्थिति तो कुछ अधिक होती है। ठोस के अंदर अणु गति तो करते हैं, लेकिन द्रव पदार्थ में जो अणु की गति होती है वो ठोस की तुलना में क्या होती है? अधिक होती है। थोड़ी सी ऊष्मा पाएंगे, इसके अणु तेजी से क्या करेंगे? गति कर लेंगे। लेकिन ठोस पदार्थों को अधिक ऊष्मा की आवश्यकता होगी, तभी वो क्या करेंगे? गति कर पाएंगे। तीसरा आपका होता है इसके अंदर आयतन। इनका आयतन क्या होता है? एक आप क्या कह सकते हो? निश्चित है। फिर एक और टोपी में छूट गया था इसके अंदर आकार। तो द्रव पदार्थ का आकार कैसा होता है? हमारे अनिश्चित होता है। अनिश्चित का मतलब द्रव पदार्थ का कोई भी निश्चित आकार नहीं होता है। जिस पात्र में हम द्रव पदार्थ को डालते हैं ये उसी पात्र का आकार ग्रहण कर लेता है। इसलिए इसका आकार क्या होता है? अनिश्चित, परंतु आयतन क्या होता है? इसका निश्चित। फिर आता है तरलता। तरलता का मतलब ऊपर से नीचे की ओर बहते हैं। इसके अणु हमने पहले पढ़ा, इसके अणु क्या होते हैं? हमारे ठोस की तुलना में बहुत इतने पास नहीं होते हैं। नहीं होने की वजह से क्या होते हैं? इसके अणु दूसरी थोड़ी सी ऊष्मा पाते हैं, इसके अणु क्या करेंगे? गति करना शुरू कर देते हैं। इसी कारण इसके अंदर क्या पाया जाता है? आपके बहने का गुण पाया जाता है। और बहने का गुण किस रूप में पाया जाता है? जो भी पदार्थ द्रव अवस्था में जो पदार्थ होता है वो हमेशा ढलान की तरफ बहता है। जैसे हम पानी है, फर्श के ऊपर जैसे हम पानी को फैला देते हैं तो देखते हैं धीरे धीरे वो पानी जो होता है वो पानी क्या करता है? जिस तरफ फर्श का ढलान होगा उसी तरफ क्या करेगा? बहेगा। और इसकी इसी तरह के गुण की वजह से जितनी भी नदियां हैं वो एक निश्चित दिशा में क्या करती है? ऊपर से नीचे की तरफ क्या करती है? बहती है। इसी प्रकार झरने हैं तो झरने के ऊंचे से क्या करते हैं? नीचे की तरफ गिरते हैं। तो ये सभी द्रव पदार्थ के कौन से गुण? तरलता की वजह से गुण इसमें पाए जाते हैं कि ऊपर से नीचे की ओर, मतलब आप कह सकते हो ढलान की तरफ क्या होते हैं? द्रव पदार्थ की गति होती है। फिर आता है इसके अंदर सातवां गुण ऊष्मा द्वारा प्रसरण। इसका अर्थ ये कि जब हम किसी पदार्थ को ऊष्मा देते हैं, गर्म करते हैं तो उसका फैलाव कितना होता है? ठोस में इसका फैलाव बहुत कम होता है, लेकिन ऊष्मा का प्रसरण इसमें क्या होता है? अधिक होता है। ठोस की तुलना में कुछ क्या होता है? इसके अंदर अधिक पाया जाता है। थोड़ी सी ऊष्मा पाते हैं, इसके कण क्या करते हैं? फैलने लगते हैं। फिर आता है गलनांक एवं क्वथनांक। तो इनका क्वथनांक कमरे के ताप से तो अधिक, अर्थात ये होता है इसके अंदर क्वथनांक जिस तापमान के ऊपर द्रव जो पदार्थ है वो उबलना शुरू करता है वो पदार्थ का क्या कहलाता है? क्वथनांक कहलाता है। इनका क्वथनांक क्या होता है? कमरे के ताप से क्या होता है? आपका अधिक होता है। जो सामान्य रूम टेम्परेचर होता है उससे अधिक तापमान के ऊपर ये उबलना शुरू करेगा और अधिक इसका गलनांक क्या होता है? इसका कम होता है, मतलब पिघलने की स्थिति होती है वो सामान्य कमरे के तापमान से कम पाई जाती है। फिर आता है अंतर आणविक बल। तो कुछ कम अंतर आणविक बल का अर्थ यही है
कि पदार्थ के कणों के मध्य में जो आकर्षण बल होता है वो ठोसों में बहुत अधिक होता है, परंतु इनमें क्या होता है ठोस की तुलना में कुछ क्या होता है इसके अंदर कम होता है। ठोस जितना इनके अंदर अंतराणु बल नहीं पाया जाता है, ठोस के तुलना में थोड़ा सा क्या होता है कम होता है। इसी वजह से पाया तो जाता है, अंतराणु बल की वजह से ही नदियों के अंदर पानी क्या होता है एक ही दिशा में बहता है। ऐसा नहीं है कि सभी दिशाओं में फैल जाए, इस स्थिति में उसके बहने का गुण जो होता है वो निश्चित दिशा में होते हैं। जिस तरफ ढलान होगी या ऊंचाई से नीचे की तरफ होगी उसी दिशा में इसके कण बहेंगे। इसका मतलब अंतराणु बल पाया जाता है, लेकिन ठोस की तुलना में थोड़ा सा कम पाया जाता है। ठीक है, अब हम तीसरी अवस्था गैसीय अवस्था के बारे में सीखेंगे। आइए स्टूडेंट, हम तीसरी अवस्था पढ़ते हैं गैसीय अवस्था। गैसीय अवस्था को भी हम उन्हीं 9 गुणों के आधार पर हम इसके अंदर अध्ययन करेंगे। पहला गुण होगा हमारे इसके अंदर अणुओं की स्थिति, दूसरा गुण होगा हमारे अणुओं का स्थान, तीसरा होगा हमारे अणुओं की गतिज ऊर्जा, चौथा होगा हमारा आकार, पांचवा होगा आयतन, फिर हमारा तरलता, ऊष्मा द्वारा प्रसरण, गलनांक एवं पथनांक एवं अंतर आणविक बल। इन्हीं 9 गुणों के आधार पर हम गैसीय अवस्था के बारे में भी अध्ययन करेंगे। पहला गुण आता है हमारे इसके अंदर अणुओं की स्थिति। तो गैसीय पदार्थों में अणु बहुत दूर-दूर होते हैं। हमने इससे पूर्व में ठोस पदार्थ और द्रव पदार्थ दोनों का अध्ययन किया। तो ठोसों में अणु कैसे होते हैं, हमारे पास-पास होते हैं। द्रव अवस्था में जो अणु का स्थान होता है वो ठोसों से थोड़ा सा कम होता है, उसके अंदर थोड़े से दूर-दूर होते हैं। और अणु गैसीय अवस्था में अणु क्या होते हैं, बहुत ही दूर-दूर होते हैं। गैसीय पदार्थ के कण जो होते हैं वो कण हवा में आगे अत्यधिक दूरी के ऊपर क्या करते हैं, वो लगातार गति करते रहते हैं। इनके जो अणु होते हैं वो अधिक दूरी पर अधिक मतलब कह सकते हैं अणु बहुत दूर-दूर पाए जाते हैं। फिर आता है हमारा दूसरा गुण अणुओं का स्थान। तो अणुओं का स्थान स्थिर नहीं होता है। द्रव में अणु का स्थान स्थिर होता था, लेकिन गैसीय अवस्था में अणु का स्थान स्थिर नहीं होता है, क्योंकि अणु गैसीय अवस्था में एक स्थान पर नहीं रहता है, ये हवा के साथ क्या रहता है, बहता रहता है। इसलिए कह सकते हैं हम कि अणु का स्थान स्थिर नहीं होता है। अणु की गतिज ऊर्जा मतलब गति करने की स्थिति। तो अणु की गतिज ऊर्जा क्या होती है, आपके सर्वाधिक होती है। मतलब अणु थोड़ी सी हवा पाते ही क्या करेंगे, इसके अंदर गति करना शुरू करेंगे, या थोड़ी सी ऊष्मा पाते ही क्या करेंगे, अणु जल्दी तेजी के साथ गति करना शुरू करेंगे। आकार, तो द्रव का आकार भी निश्चित नहीं होता है, और ठोस द्रव का आकार निश्चित और गैसीय अवस्था का भी आकार क्या होता है, अनिश्चित होता है। दोनों का आकार निश्चित नहीं होता है, क्योंकि तो आपके द्रव अवस्था है तो द्रव गैसीय अवस्था है, तो गैसीय अवस्था के जो अणु होंगे तो जिस कमरे के अंदर आपका उसका आप कह सकते हो हम गैसीय पदार्थ को रखते हैं तो वो अणु भी उसी अवस्था या उसी आकार में बन जाते हैं। इसलिए इनका कोई निश्चित आकार नहीं होता है। आयतन, तो अत्यधिक दाब के ऊपर गैसीय कणों को हम क्या कर सकते हैं, पास पास ला सकते हैं। अर्थात इस कमरे में जितनी भी गैसीय अवस्था है, अगर हम इसके अंदर क्या करते हैं, इनके अणुओं के ऊपर दाब डाल रहे हैं, यानी इनके आयतन की स्थिति को चेंज कर, जितना हम दाब डालते हैं अणु उतने नजदीक आते हैं, तो हम कह सकते हैं इसके अंदर इनका आयतन भी क्या होता है, अनिश्चित होता है। तरलता सभी दिशाओं में, मतलब इन द्रव पदार्थ की तरलता क्या थी आपके, ऊपर से नीचे की तरफ मतलब ढलान की तरफ थी, लेकिन इनकी कोई निश्चित तरलता नहीं पाई जाती। सभी दिशाओं में, किसी भी दिशाओं में इसके अणु क्या कर सकते हैं, गति कर सकते हैं। फिर ऊष्मा द्वारा प्रसरण, तो बहुत ही अधिक थोड़ी सी ऊष्मा पाते हैं गैसीय पदार्थ के जो अणु होते हैं, थोड़ी सी ऊष्मा मिलेगी इनको तुरंत क्या करेंगे, ये फैलना शुरू कर देते हैं। इसलिए इनमें ऊष्मा द्वारा प्रसरण क्या होता है, बहुत अधिक पाया जाता है। पदार्थ में थोड़ी सी आपके ऊष्मा मिलती है, रूम टेम्परेचर के ऊपर है स्थित है, और थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ते ही क्या करेंगे, ये जो आपके अणु होते हैं वो तेजी से क्या करते हैं, गति करना शुरू कर देते हैं। इसलिए इनमें ऊष्मा द्वारा प्रसरण बहुत अधिक से पाया जाता है। गलनांक एवं पथनांक, इनका गलनांक और पथनांक कमरे के ताप से क्या होता है, अधिक होता है। अर्थात इनके उबलने की स्थिति और पिघलने की स्थिति, दो स्थिति अगर हम देखते हैं तो ये रूम टेम्परेचर से क्या होते हैं, बहुत अधिक होते हैं इसके अंदर। फिर आता है अंतराणविक बल, तो सबसे कम इनमें अंतराणविक बल पाया तो जाता है,
पाया जाता है, तभी ये कण क्या करते हैं, निश्चित कह सकते हैं हम अगरबत्ती किसी कोने के अंदर हम अगरबत्ती को जलाते हैं तो उसकी महक धीरे धीरे पूरे कमरे के अंदर फैल जाती है। उसके पीछे कारण यही है इसके अंदर कि इनमें कण तो पाए जाते हैं, अंतराण बल तो पाया जाता है। ऐसा नहीं होता है कि हमने एक कोने के ऊपर अगरबत्ती जलाई उसकी महक पूरे कह सकते हो रूम को छोड़कर आसपास के इलाके तक फैल जाती है, ऐसी स्थिति नहीं है, क्योंकि उसके अंदर अणु पाए जाते हैं। वो अणु आकर्षण बल तो कम पाया जाता है लेकिन पाया जरूर जाता है। तो यानी सबसे कम ठोस में बहुत अधिक पाया जाता है, द्रव में उससे थोड़ा कम पाया जाता है और गैसीय अवस्था में क्या होता है, सबसे कम पाया जाता है। इसी कारण इसकी अवस्था कौन सी होती है, हमारी गैसीय अवस्था। तो हमने हमारे इस टॉपिक में पदार्थ की अवस्था में हमने तीन अवस्थाओं के बारे में अध्ययन किया, ठोस अवस्था, द्रव अवस्था और गैसीय अवस्था। तो अभी तक हमने पदार्थ की संरचना के बारे में पढ़ा, पदार्थ के जो कण हैं उनकी विशेषताओं के बारे में पढ़ा, फिर हमने तीसरा टॉपिक पढ़ रहे हैं पदार्थ की अवस्था, जिसके बारे में हमने इस टॉपिक के अंतर्गत पढ़ा। अब हम इसके आगे वाला टॉपिक पर अध्ययन करेंगे।